नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि पॉलिटी 2024 को देखने वाले हैं और इसके पूर्व हम लोगों ने इसका पहला सेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान के विकास को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण, उसके भाग, प्रस्तावना और संविधान के विभिन्न स्रोतों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज मूल रूप से हम लोग इन चार टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और यह जो सेशन है मूल रूप से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यदि आप लोग इसे एक रिवीजन सेशन के तौर पर लेते हैं तो कम समय में अत्यधिक मात्रा में हम लोग अपना सारा का सारा जो सिलेबस होगा उसे हम लोग कवर कर सकते हैं इस सेशन के माध्यम से। तो हम लोग अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग संविधान के भाग को देखते हैं तो यहाँ से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है जिसे हम लोग उस ट्रिक को अपना करके भागों को याद रख सकते हैं। एटलीस्ट 10 भाग हमें इंस्टेंटली याद होने वाले हैं। आज वो कैसे, सेशन में बने रहिए, उसके पश्चात पता चलेगा। तो भारतीय संविधान की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा उसे विभिन्न भागों में बांटा गया है और मूल संविधान में भी हम लोग देखते हैं तो कुल 22 भाग थे। यद्यपि इसमें कुछ भागों को जोड़ा गया है और कुछ को हटाया गया है। जैसे हम लोग ध्यान देंगे तो भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, उसे एबॉलिश कर दिया गया, संविधान से उसे हटा दिया गया। लेकिन हम लोग अन्य रूपों में देखते हैं तो कई भागों को जोड़ा गया है। भाग 9 में एडिशन हुआ है, 14 में एडिशन हुआ है। तो इस प्रकार कुल 4 भागों को बढ़ाया गया है, जिससे हमारे वर्तमान समय में संविधान में भागों की कुल संख्या अब 25 हो जाती है। संख्या 25 होगी लेकिन उसका जो काउंटिंग होगा वो काउंटिंग अभी भी अंतिम संख्या के तौर पर 22 ही विद्यमान है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि 22 क्या, हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाग 1 में। तो संविधान में बताया गया है भाग 1 में उसके संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा किया गया। ध्यान रखिएगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के अंतर्गत हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र का संपूर्ण प्रावधान हमें प्राप्त हो जाता है। भाग 2 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा संघ में निवास करने वाले नागरिकों की नागरिकता के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं और इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य प्राप्त हो जाएगा। यानी नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान हमें संविधान में दिखाई देंगे वो आर्टिकल 5 से 11 के मध्य ही प्राप्त हो जाएंगे। जब हमारे यहाँ पर एक संघ में नागरिक है, उन्हें नागरिकता प्रदान की गई है तो उन्हें कुछ विशेष मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। और ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि ये मौलिक अधिकार न केवल नागरिकों अपितु विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। तो भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, जिसका उल्लेख हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक देखते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के विषय में प्रावधान दिया गया है। जब मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं तो इसके पश्चात राज्य को संविधान कुछ निर्देश देता है। उन निर्देशों को भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा जाता है। और ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख हमें संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक प्राप्त हो जाते हैं। 36 से 51 तक भारतीय संविधान में प्रदान किए गए डीपीएसपी से संबंधित प्रावधान हमें प्राप्त होते हैं। उसी के पश्चात हम लोग देखते हैं कि भाग 4 को ऐड किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जब नागरिकों को कुछ अधिकार दे दिए गए, उन्हें कुछ राज्य को नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी दे दिया गया कि राज्य किस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बनाते हुए लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने का प्रयास करेगी या लोक कल्याण को सुनिश्चित करेगी। तो भाग 4 में दे दिया गया और भाग 4 क में ही प्रत्येक नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य शामिल कर दिए गए। इसे सोवियत संघ के संविधान से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके पश्चात एक अन्य आपका जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य, वो बाद में जोड़ा गया था। तो 51 क में हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश कर दिया जाता है। और भाग 5 में अब इसके बाद हम लोग देखते हैं
कि हमारे जो संघ है, संघ की सबसे बड़ी जो इकाई है वह केंद्रीय स्तर पर रहती है। तो संघ के विषय में यहाँ पर भाग 5 में उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, महाधिवक्ता, राष्ट्रपति की शक्तियां, संघ की न्यायपालिका, ये और ये आपका भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सभी के सभी का उल्लेख हमें भाग 5 में प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, संघ का उल्लेख हमें 52 से लेकर के 151 तक आर्टिकल में हम लोगों को इसके विषय में प्रावधान प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात संघ की इकाई है राज्य, तो राज्य का उल्लेख भाग 6 में प्राप्त होता है और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राज्य की परिभाषा भाग 6 के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों में राज्य की परिभाषा, कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, आपका राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यों के उच्च न्यायालय आदि का वर्णन हमें प्राप्त हो जाता है। तो 152 से लेकर के 237 तक राज्य के विषय में संपूर्ण प्रावधान हमें संविधान में प्राप्त होते हैं भाग 6 के अंतर्गत। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल किए गए थे। ध्यान रखिएगा, राज्यों का बंटवारा किस प्रकार से हो, ये भाग 7 में दिया गया था। तो 238 आर्टिकल था इसके लिए, आर्टिकल 238, जिसे कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है और राज्यों का विभाजन फिर से किया जाता है भारत में, तो इस अनुसूची, इस भाग को और इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि राज्यों के पश्चात एक अन्य इकाई है जिस पर कि संघ स्वयं शासन करता है या संघ के द्वारा शासन किया जाता है। तो भाग 8 में हम लोग देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र को रखा गया है। इसके पश्चात यहाँ ध्यान रखिएगा कि 239 से लेकर के 241 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो भाग 8 के लिए हैं, जो कि संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 9 में पंचायत, जो कि स्थानीय स्तर पर शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है भारत की या व्यवस्था की गई है, तो इसका भाग 9 में उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ ध्यान हमें रखना है कि आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243 क से 9 तक इसका उल्लेख है, पंचायतों का उल्लेख प्राप्त होता है। वहीं इसके अंतर्गत एक अन्य आर्टिकल, एक अन्य भाग जोड़ा गया है, भाग 9 क, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 243 त से लेकर के 243 या 6 तक नगर पालिकाओं का उल्लेख है और इन दोनों को भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसके पश्चात सहकारी सोसाइटियों का उल्लेख हमें भाग 9 ख, यानी कि अगर हम लोग देखें तो पंचायत, नगर पालिका और सहकारी सोसाइटियां, जो कि स्थानीय स्तर पर शासन के मूलभूत स्तंभ हैं, इनका उल्लेख भाग 9 के अंतर्गत किया जाता है। और सहकारी सोसाइटियों का जो उल्लेख प्राप्त होता है हमें 243 या ज से लेकर के 243 या 9 आर्टिकल तक हमें ये प्राप्त हो जाता है। यानी भाग 9 के किसी भी विषय के विषय में जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग को आर्टिकल 243 के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। आगे हम लोग इसे विशेष रूप से, विस्तृत रूप से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान किया गया है। भाग 10 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि भारत में प्राचीन काल से ही जनजातीय लोग निवास करते हैं, यानी कि वनों में निवास करने वाले या वैसे लोग जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, उनके लिए भाग 10 में प्रावधान किया गया है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के विषय में यहाँ पर प्रावधान किया गया है 244 और 244 क में। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि जब एक संघ का निर्माण होता है तो उसकी इकाई भी उसमें शामिल होती है, तो उन दोनों के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा, चाहे वो विधायी संबंध हो, प्रशासनिक संबंध हो या वित्तीय संबंध हो। तो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का जो प्रावधान किया गया है वो भाग 11 और भाग 12 में किया गया। ध्यान रखिएगा, भाग 11 और भाग 12 जो है आपका विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध से संबंधित है। भाग 11 में हम लोग दो प्रकार के संबंधों को देखते हैं संघ और राज्यों के बीच, आपका विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, जिनका उल्लेख आर्टिकल 245 से 255 है विधायी संबंध के लिए, और 256 से लेकर के 263 आर्टिकल तक हम लोग केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख पाते हैं। वहीं भाग 12 की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 301 तक का उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है
कि संपत्ति का अधिकार जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, अब वर्तमान समय में उस संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के अध्याय 4 के अंतर्गत आर्टिकल 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। भाग 13 की बात करेंगे तो जब भारत के राज्य में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उसे व्यापार, वाणिज्य और समागम कैसे करेगा, क्या करेगा, तो उसके विषय में जानकारी हमें भाग 13 में प्राप्त होती है। और इनके विषय में जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 301 से लेकर के 307 के अंतर्गत किए गए हैं। इसके पश्चात भाग 14 की बात करेंगे तो इसमें संघ और राज्यों की अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है और इनका उल्लेख आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323 के मध्य किया गया है। वहीं लोक सेवा आयोग, ध्यान रखिएगा, भाग 14 में इसका प्रावधान किया गया है। 315 से 323 के मध्य इनका प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ भाग हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनमें सबसे पहला है हमारा भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन के संबंध में प्रावधान किया गया है जिसका उल्लेख हमें 324 से आर्टिकल 329 में प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग ध्यान रखेंगे राजभाषा के विषय में। भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 343 और 351 में। आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 के मध्य हमारा राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं आपात उपबंध भाग 18 में किया गया है, क्योंकि आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उससे निपटने के लिए किस प्रकार के प्रावधान भारत में या उसके किसी स्थान विशेष पर लागू किए जा सकते हैं, तो उसका उल्लेख आपात उपबंध के अंतर्गत भाग 18 में किया गया है। और आर्टिकल्स दिए गए हैं 352 से लेकर के 360, 352, 356 और 360। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात क्रमशः 352, 356 और 360 का उल्लेख भाग 18 के अंतर्गत किया गया है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि संविधान में हमेशा हमें कुछ न कुछ संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो भाग 20 में यहाँ पर संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है जिसका उल्लेख हमें आर्टिकल 368 के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा भाग 21 और भाग 22। तो भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का वर्णन भाग 21 में किया गया है जो कि 369 से लेकर के 392 तक है। और भाग 22 की बात करें जो कि भारतीय संविधान का अंतिम भाग है, उसमें भारत का संक्षिप्त नाम, उसका प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से लेकर के 395 में किया गया है। आर्टिकल 393 से 395 तक संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और अन्य जो भी उपबंध थे उनके निरसन का उल्लेख हमें भाग 22 में प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूं कि इस जो भाग के विभाजन और उसको देखने के पश्चात हमें यह ध्यान आ जाएगा कि किस किस को पढ़ना है और किस प्रकार से हमें पढ़ना है। और इससे पूर्व हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान के विकास में कि किस किस प्रकार से कब कब भारतीय संविधान को किस प्रकार से परिवर्तित किया गया और उस परिवर्तन के फलस्वरूप भारत में जो भी अधिकारी वर्ग कार्य कर रहे थे उनका नाम या पदनाम में क्या परिवर्तन किया गया है, वो यहाँ पर प्रश्न के रूप में दिया गया है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में हम लोग जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारतीय प्रतिनिधियों के विधि निर्माण में शामिल किया जाना कब किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। सैनिक क्रांति 1857 में होती है। उसके पश्चात यह अधिनियम आता है। जब यह अधिनियम आता है तो लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था और उसी के द्वारा पहली बार भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की सूत्रपात भी की जाती है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया गया था या कैबिनेट व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसी के लिए हम लोग देखते हैं कि 1786 ईस्वी का एक्ट आया था जिसमें कि गवर्नर जनरल सेनापति की शक्तियां भी
प्राप्त कर सकता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा करने वाला पहला गवर्नर जनरल था। 1937 की बात करेंगे तो बर्मा भारत से अलग हुआ, यह आपका 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। और पहली बार किसी भी चार्टर या अधिनियम में उत्तरदायी सरकार शब्दावली का जो प्रयोग हुआ है वह भारत शासन अधिनियम 1919 में हम लोग देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शब्दावली, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछे कि उत्तरदायी सरकार शब्दावली का प्रयोग किस अधिनियम में पहली बार किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। वहीं हम लोग बात करें कि पहली बार संविधान सभा के लिए जो प्रथम मांग की गई थी वह स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। 1922 ईस्वी में इन्होंने अपना स्वराज पार्टी का गठन किया था, जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो स्वराज पार्टी ने 1934 में किया। इसके पश्चात भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति एमएन राय था, और एमएन राय ने 1934 में पहली बार भारतीयों के लिए एक संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। एमएन राय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के लिए 1934 ईस्वी में मांग रखी थी, और भारत की संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, यह ध्यान रखेगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए एक सीट का निर्धारण किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। अब आते हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत के लिए जिस संविधान का निर्माण हुआ है उसके संविधान सभा का जो निर्माण है वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन और इस संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें संविधान सभा से संबंधित, अगर हम लोग पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं संविधान सभा से संबंधित, तो नियुक्ति जो हुई थी संविधान सभा, पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इनका निर्वाचन हुआ था। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक तथ्य आप लोगों को ध्यान रखना है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता थी ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक प्रारंभ हुई इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, यह ध्यान रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके पश्चात देखते हैं कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद शपथ ग्रहण करते हैं। अंतिम बैठक की बात करेंगे संविधान सभा की, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके पूर्व ही हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, और इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। और संविधान के निर्माण में जो समय लगा है वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा है, और इसके निर्माण में कुल 15 महिलाएं ने अपना योगदान दिया था, और इसके कुल 11 अधिवेशन अब बुलाए जाते हैं। संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन अब बुलाए गए थे, ध्यान रखिएगा। कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अब सदस्यों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के लिए जिन सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था उन्हें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। चुनाव की बात करेंगे तो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एडल्ट फ्रेंचाइजी या वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत जो आजाद हुआ था ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था, और जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो आजादी के पहले हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश भी शामिल था। तो विभाजन से पूर्व की यदि हम लोग बात करते हैं, जब 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया
तो उस समय इसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ध्यान रखेगा 389 इसके सदस्यों की कुल संख्या थी, जिसमें कि 93 सदस्य जो होने थे वो देसी रियासतों से होने थे। ये ध्यान रखना है, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे और 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से शामिल होने वाले थे। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 296 सदस्यों का पुनः बाइफर्केशन अगर हम लोग करेंगे तो 11 गवर्नरों के प्रांत से, यानी ब्रिटिश काल में जो 11 प्रांत थे उसमें से 292 सदस्य और 4 सदस्य जो थे वो मुख्य आयुक्त या चीफ कमिश्नर के प्रांत से 4 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। तो कुल 296 सदस्यों का निर्वाचन हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश प्रांत से किया गया था। लेकिन जब 47 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान एकीकृत भारत से अलग हो जाते हैं, तो उस समय विभाजन के उपरांत भारत के संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 रह जाती है, जिसमें कि 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 229 सदस्य का निर्वाचन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से होता है और 70 जो सदस्य थे ये भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा में शामिल होते हैं। उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जब संविधान सभा का चुनाव परिणाम होता है, कुल 296 सीटों के लिए जब हुई थी तो कांग्रेस को 208 मिला था सीट और 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी और अन्य के खाते में 15 सीट गई थी। और जब चुनाव हुआ था तो चुनाव इसका जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, विभाजन के पूर्व चुनाव हुआ। और देशी रियासतों ने यहाँ ध्यान रखना है कि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। देशी रियासतों के लिए विभाजन के पूर्व कुल 93 सीटें निर्धारित की गई थी, लेकिन देशी रियासतें संविधान सभा में भाग नहीं ली थी। अब इसके पश्चात संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो छोटी छोटी समितियों का निर्माण किया जाता है और उन समितियों के द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, यहाँ ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति। और इसी समिति के द्वारा बनाए गए प्रारूप पर जब विचार विमर्श हुआ तो हमारा संविधान निकल करके सामने आता है। इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू को 3 समितियों की अध्यक्षता सौंपी जाती है। एक था आपका संघ शक्ति समिति, दूसरा था राज्यों संबंधी समिति, तीसरा था संघीय संविधान समिति। तो इन 3 समितियों की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी जाती, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे, और राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इन्हें भी 3 समितियों को की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और ये थी प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति और एक संचालन समिति या स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अब बनाए जाते हैं। वहीं चौथे स्तंभ सरकार के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अब बनाया जाता है। तदर्थ झंडा समिति की बात करेंगे तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं और इसका गठन 23 जून 1947 को किया गया था। 23 जून 1947 को तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया। इसमें कुछ सदस्यों के नाम ध्यान रखना है हमें, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और के.एम. मुंशी, ये कुछ सदस्य तदर्थ झंडा समिति के सदस्य थे। वहीं प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था ये 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संवैधानिक सलाहकार की भी नियुक्ति की गई थी। संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की जाती है और इस पद पर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है बराबर कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाता है और इन्हीं के द्वारा
भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बनाया जाता है, जिस पर की प्रारूप समिति विचार विमर्श करके फाइनल ड्राफ्ट अब बनाती है और अंततः उस फाइनल ड्राफ्ट की जो चर्चा परिचर्चा होती है वह संविधान सभा में की जाती है। इसके उपरांत हमारा संविधान बनता है। तो प्रारूप समिति की बात करेंगे तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। इसके कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, अध्यक्ष सहित। ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति की सदस्य संख्या 7 थी, अध्यक्ष के साथ में। अन्य सदस्यों की बात करेंगे तो पहले सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये 4 ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 2 सदस्य जो थे वो उनमें परिवर्तन होता है। पहले सदस्य थे बीएल मित्र और इनकी जगह पर एन माधव राव की नियुक्ति की जाती है और एक थे डीपी खेतान, इनकी जगह पर टीटी कृष्णमाचारी की नियुक्ति की जाती है। ये ध्यान रखें, टीटी कृष्णमाचारी और एन माधव राव ये 2 बाद में ऐड किए गए सदस्य थे, क्रमशः डीपी खेतान और बीएल मित्र के स्थान पर। तो इस प्रकार प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या 7 बैठती है। इसके पश्चात हम लोग देखें यहाँ पे प्रश्नोत्तर शैली में अगर हम लोग देखें तो कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी किसने, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। हम लोग देख ही चुके हैं पहले, ये ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। और जब यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है और पारित होकर के इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों पर चर्चा किया गया है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उसी लाहौर अधिवेशन की याद में इस 26 जनवरी का डेट यहाँ पे रखा गया था। इसके पश्चात संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो 299 और विभाजन के पूर्व की बात करेंगे तो 389 सदस्य थे। संविधान सभा में जो चुनाव में निर्वाचक मंडल थी वो कौन थे, तो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य। प्रांतों की विधानसभा के सदस्य जो थे वो संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब प्रारंभ हुई, तो 9 दिसंबर 1946 में और कुल सदस्य थे 207। ध्यान रखिएगा, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ होता है, कुल 207 सदस्य थे जिनमें 9 महिलाएं शामिल थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे संविधान सभा के लिए सदस्यों निर्वाचित किए गए थे क्या, तो प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि या प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। संविधान सभा का चुनाव मताधिकार क्या था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आधार हम लोग देखते हैं कर, शिक्षा और संपत्ति। कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर ही ये सीमित है, ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। 1946 ईस्वी में ये मिशन भारत आया था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कथन किसका है, तो ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन एक संविधान विशेषज्ञ हैं, उनका यह कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। प्रथम भारत सचिव या मंत्री कौन थे, तो हेनरी स्टेनले प्रथम भारत सचिव या मंत्री थे, ये ध्यान रखना है। संविधान सभा सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। कुल 284 सदस्यों के द्वारा संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था। संवैधानिक सलाहकार हम लोग बात कर चुके हैं, बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया गया था, किसके द्वारा, तो क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक सदस्यीय मिशन भारत आया था तब। तो ये ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा करने का जो सर्वप्रथम प्रस्ताव दिया था वो क्रिप्स मिशन में दिया गया था। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष
सचिदानंद सिन्हा के द्वारा इन्हें नामित किया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। यह ध्यान रखना है। कब? 11 दिसंबर। ये केवल 2 दिनों के लिए अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा नियुक्त हुए थे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी होगी। अब चूंकि संविधान सभा और अंतरिम सरकार दोनों साथ साथ काम कर रही थी, इसलिए इन दोनों से संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसे आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। हम लोग अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा कि प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार वगैरह की चर्चा हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन। कुल व्यय हुआ था 63,96,729 रुपए। संविधान के निर्माण पर कुल व्यय हुआ था। 3 वाचन में संविधान के निर्माण को समाप्त किया गया। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये तथ्य याद रखिएगा आप लोग, और यहाँ से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अंतरिम सरकार की बात करें तो 26 अक्टूबर 1946 में इसका गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू जो थे इसमें विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों के मंत्री बनाए जाते हैं। ये इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष भी थे। इसके अतिरिक्त वल्लभ भाई पटेल को सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्रालय सौंपा जाता है। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग से थे, इन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग के सदस्य थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और इन्हें आपका एक ध्यान रखिएगा कि जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त रेल मंत्री बनाए गए थे अब्दुल रब नस्तर या निस्तर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। डॉक्टर सी.एच. भाभा जो थे कार्य, खनन एवं शक्ति मंत्री के रूप में बनाए गए। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। और आई.आई. चुंदरीगढ़ जो थे इन्हें वाणिज्य मंत्रालय सौंपा जाता है। तो ये अंतरिम सरकार में शामिल किए गए प्रमुख मंत्रियों की सूची है और इन्हें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के द्वारा त्रिस्तरीय सरकार की बात कही गई और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और यहाँ पे इनफैक्ट ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। हस्तलिखित संविधान है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो संविधान की मूल प्रति है उसे हाथों से लिखा गया है, उसे कैलीग्राफी के माध्यम से लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। न ही वह मुद्रित है और न ही प्रिंटेड है। इसके अतिरिक्त हमारा संविधान कठोरता और नम्रता का एक अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है। संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाया गया है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता प्रदान किया गया है, चाहे राज्य की हो चाहे देश की हो। यहाँ पर अमेरिका की तरह अलग अलग नागरिकता प्रदान नहीं किया गया है, अपितु केवल भारत की नागरिकता यहाँ पर प्रदान की जाती है। वहीं इसके विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान से हम लोगों ने प्रावधान शामिल किए हैं और उन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनका परिवर्तन करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संघीय प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन एकात्मक केंद्र की ओर हमारे संविधान का झुकाव देखा जाता है। संसदीय और न्यायिक सर्वोच्चता का अनोखा सम्मिश्रण या संश्लेषण यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हमारा राज्य एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, हमारा संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। वहीं स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई, जैसे महालेखा परीक्षक हो गया, आपका लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र निकायों का स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की जाती है। अब स्रोतों की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान जो है वो कुल 60 देशों के संविधान से प्रावधान उठा करके हम लोगों ने भारतीय अनुरूप, भारत की व्यवस्था के अनुरूप, सामाजिक आर्थिक सामाजिक ढांचे के अनुरूप हम लोगों ने उसे परिवर्तित किया और भारत के संविधान में शामिल कर दिया। लेकिन ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि हमारे संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है
वह भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है और अधिकांश प्रावधान जो है यही 1935 के अधिनियम से हम लोगों ने शामिल किया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे देशों से हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधान उठाए हैं जो कि 1935 के अधिनियम में शामिल नहीं थे। अब बहुत सारी चीज ऐसा है यहाँ पर कि जो स्रोतों से विभिन्न देशों के स्रोत से हम लोगों ने क्या क्या लिया है उसके विषय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए की बात करते हैं, जहां से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिया है, जहां से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिया है। उद्देशिका का या प्रियम्बल का हम लोगों ने यहाँ से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से चलाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वह भी हमने अमेरिका से लिया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए किस प्रकार से चलाई जाएगी और किस प्रकार से उन्हें पद से हटाया जाएगा, इस प्रकार के जो प्रावधान है वो भी हमने यूएसए से प्राप्त किया है। इसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो प्रस्तावना का जो है उद्देशिका का विचार कि हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होना चाहिए, यह विचार हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वह प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, अब यदि लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के मध्य संयुक्त बैठक की बात कही गई है। तो ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम में जो विषय थे उनका बंटवारा 4 भागों में किया गया था। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति। तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है हमारे संविधान में वह हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। इसके अतिरिक्त व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है या मिलने जुलने या मीटिंग की जो स्वतंत्रता है वह हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या किया है, तो हमारी जो शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली, वह हम लोगों ने सबसे पहले ब्रिटेन से लिया है। इसके अतिरिक्त जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो परमाधिकार लेख जारी होता है, तो परमाधिकार लेख हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी जो प्रावधान है ये सभी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिए हैं। पूर्व सोवियत संघ की बात करेंगे या रूस की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा वहां से हम लोगों ने मूल कर्तव्य प्राप्त किया है। और प्रस्तावना के शब्द, ये ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना अब 3 कंट्री याद रखिएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा रूस। और अमेरिका से हम लोगों ने प्रस्तावना उद्देशिका का विचार लिया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली और प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो पूर्व सोवियत संघ से ग्रहित किए गए हैं या ग्रहण किए गए हैं। यहाँ पर हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात करते हैं और ये तीनों के तीनों हम लोग देखते हैं ये 3 न्याय के आदर्श हैं जिसका उल्लेख हमारी प्रस्तावना में किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से बात करेंगे तो वहां से हम लोगों ने संविधान के संशोधन की व्यवस्था ली है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा कैसे होगा, तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है। इसके अतिरिक्त कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया, तो एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित। ये ध्यान रखिएगा कि अवशिष्ट शक्ति, जो शक्ति तीनों सूचियों में नहीं दी गई है उन विषयों को अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाता है। और अवशिष्ट सूची या विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह संघ की सरकार या केंद्र की सरकार के पास में है। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमारे संविधान का एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याण से संबंधित पक्ष हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। और यह निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा राज्य को
कि आपके पास में जब भी जो जो चीजें उपलब्ध होंगी लोक कल्याण से संबंधित, वो अपने नागरिकों को प्रदान करेंगे, भारत के लोगों को प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हम लोगों ने आयरलैंड से एक्सेप्ट की। अब एक यहाँ पर हाइपोथेटिकल चीज आप लोग सोचिए, एक चीज केवल कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव एक संसद सदस्य के रूप में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का भी निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होने लगे तो क्या हो, या अगर होता, यदि एक संसद सदस्य जो कि प्रधानमंत्री के रूप में आगे नियुक्त होते हैं, उनका भी निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर और राष्ट्रपति का भी निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होने लगे, तो उस परिस्थिति में कैसा सिनारियो उत्पन्न हो सकता है, इसकी भी चर्चा आप लोग कर सकते हैं और काफी अच्छे अच्छे पॉइंट आपको यहाँ पर सोचने पर प्राप्त होंगे। तो ये आप लोग होमवर्क के रूप में इसे उपयोग कर सकते हैं कि क्या हो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करने लगे। तो अब आइए, तो राज्यसभा में कुछ सदस्यों का, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जापान से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि आपात उपबंध हम लोगों ने, आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किए हैं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है हमारा संविधान। याद रखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, संविधान है। सब लोग लहराते हैं आजकल, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, और ये सबसे छोटा संविधान भी है, ये बड़ा छोटा संविधान है, ये ध्यान रखिएगा, छोटा संविधान है और यूएसए का संविधान सबसे छोटा है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध हम लोगों ने कहां से लिया है, तो कनाडा के संविधान से ये प्रावधान ग्रहण किया है। अब आते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका पर। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी संविधान की उद्देशिका क्या प्रतिबिंबित करती है, तो उसका उद्देश्य क्या है, वह जो संविधान है उस संविधान में किन किन चीजों का प्रावधान किया गया है, किन किन विषयों की चर्चा की गई है, उस संविधान का उद्देश्य क्या है, उसके विषय की जो चर्चा है वो उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ने से हमें प्राप्त हो जाती है। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें कि उद्देशिका या प्रस्तावना भारत के संवैधानिक संरचना का जो ढांचा है और उसका दर्शन, ढांचा और दर्शन की अभिव्यक्ति है, जिसकी झलक हमें संपूर्ण संविधान में यहाँ पर दिखाई देती है। अब उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बार प्रस्तुत किया गया था और इसे 22 जनवरी 1944 के द्वारा, 22 जनवरी 1947 के द्वारा संविधान सभा इसे अंगीकृत या स्वीकृत कर लेती है। अब उद्देशिका की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसमें राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध की अभिव्यक्ति है, ये ध्यान रखिएगा। उद्देशिका में राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध की अभिव्यक्ति की गई है। राज्य की बात करेंगे तो राज्य को बताता है शक्ति का स्रोत और राज्य की प्रकृति। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राज्य की शक्ति का स्रोत है जनता और पहला ही लाइन है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो राज्य की प्रकृति कैसी है हमारी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया जाता है। वहीं व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा के बारे में बात करें तो संविधान में बताया गया है न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता की बात करें तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान में किया गया है। समता की बात करेंगे या समानता की, तो सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। बंधुता की बात करेंगे तो यह ध्यान रखेगा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये भी ध्यान रखेगा कि एवं अखंडता शब्द जो है यह भी आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ावा देने वाली
ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में मूलभूत चीजें यहाँ से दी गई हैं और इन चीजों से भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? तो समानता, न्याय और स्वतंत्रता। ये ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? तो समानता, न्याय और स्वतंत्रता, जिसके ऊपर हम लोगों ने पूर्व में ही चर्चा कर ली है। समानता प्रतिष्ठा अवसर की, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। साथ ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय का विचार किया था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है ये भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है। तो यहाँ पर दो तरह के प्रश्न उठ करके सामने आते हैं। पहले बार बोला गया कि नहीं, उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का भाग नहीं है। यह आपका बेरूबारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया था, 1960 में। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब 1973 ईस्वी में मशहूर केशवानंद भारती वाद आता है तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है। इसके अतिरिक्त 1992 का एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में इसे पुनः स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, जो उद्देशिका है वह संविधान का ही भाग है। और वर्तमान समय में हम लोग यही मानते हैं कि उद्देशिका भी संविधान का भाग है। केवल बेरूबारीवाद में ऐसा कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि यह इसका भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? तो केएम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर कर सकते हैं, या फिर आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हाई कोर्ट में जाना होगा और हाई कोर्ट आपको आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित उपचार प्रदान कर सकता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो सर अर्नेस्ट वॉकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। इसके अतिरिक्त अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि प्रारूप समिति के एक प्रमुख सदस्य थे, उनका कहना है कि हमने काफी लंबे समय से जो सोचा या जिसका स्वप्न देखा था, हमारे संविधान की प्रस्तावना वही अभिव्यक्ति करती है या वही अभिव्यक्त करती है। प्रस्तावना के विषय में डॉक्टर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का यह स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। वहीं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। और संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, या सुभाष कश्यप सर का कथन है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग इनके बुक को ही पढ़ करके संविधान सीखे हैं। सुभाष कश्यप सर की बुक को ही पढ़ करके भारतीय संसद, हमारी संसद और संविधान, ये दोनों बुक पढ़िए। ये दोनों बुक पढ़ करके संविधान और संसद को समझ जाइएगा। बहुत अच्छी दोनों पुस्तक है, पढ़ना चाहिए सभी को। अब आइए, प्रस्तावना यहाँ ध्यान रखिएगा, न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। और दूसरा, यह गैर न्यायिक है, यानी इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना के उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। ये संपूर्ण प्रस्तावना है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर मैं चर्चा करना शुरू कर दूं प्रस्तावना के विषय में तो ध्यान रखिएगा, इस पर 1 घंटे का एक अलग से ही सेशन हो जाएगा संपूर्ण प्रस्तावना के ऊपर में। जब पॉलिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर मैं केवल एक डेडिकेटेड सेशन जो है प्रस्तावना का लेकर के आऊंगा और उसमें यह बताऊंगा कि जो सारी चीज है वो किस प्रकार से कहाँ से जुड़ रहे हैं, कहाँ से हम लोगों ने लिए, कौन सा यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से शब्द आया है, कौन सा अमेरिका की क्रांति से आया है, कौन सा रशियन रिवॉल्यूशन से आया है, कहां से किस प्रकार से शब्द किस प्रावधान से जुड़ रहा है, वो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका अलग से सेशन में प्रस्तावना का लेकर के एक आऊंगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में संविधान को कब अंगीकृत किया गया तो आपका
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अब बात करते हैं प्रस्तावना और न्यायशास्त्र की। आखिर बहुत सारे केसेस या बात जो है प्रस्तावना से भी संबंधित है, उनका यहाँ पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बेरूवारीवाद 1960 में आया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है, ये बेरूवारीवाद में बोला गया। लेकिन बोला गया कि प्रस्तावना बहुअर्थी शब्दावली और अनुच्छेदों को समझने में सहायक है, ये सर्वोच्च न्यायालय कह रही है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूवारीवाद में कहा था। लेकिन उसके पश्चात हम लोग देखते हैं केशवानंद भारतीवाद 1973, एसआर बोम्मईवाद 1994, शायद मैंने पीछे आपका एसआर बोम्मईवाद 92 दे दिया था, 1994 है एसआर बोम्मईवाद, ये ध्यान रखिएगा। तो एसआर बोम्मईवाद सब में बताया गया, या भारतीय जीवन बीमावाद 1995, इन तीनों वाद को ध्यान रखिएगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी एसआर बोम्मईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पंथ निरपेक्षता जो है संविधान का मूल लक्षण है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उसके पश्चात एसआर बोम्मईवाद आया था, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। भारतीय जीवन बीमा निगम में भी जो वाद आया था 95 का, उसमें भी प्रस्तावना को संविधान का अखंडवाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। प्रस्तावना की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है प्रस्तावना, एक चीज। दूसरा, विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा, यह गैर न्यायिक है और न्यायालय के द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है प्रस्तावना। यानी यदि प्रस्तावना के उपबंधों का उल्लंघन किसी नियम, विधि, कानून के द्वारा होता है तो उसको लेकर के आप न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर अनुसूचियों की बात कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इस सेशन का, आज के सेशन का लास्ट ही होने वाला है। अब अनुसूची की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन, राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन आदि को शामिल किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो विभिन्न राज्यों को राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। छठी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छठी अनुसूची के विषय में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर 4 स्टेट याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ध्यान रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके तीनों इस प्रकार से जो राज्य बन जाते हैं, ये जो राज्य बन जाते हैं इनके विषय में चर्चा की गई है। तो असम हो गया, मेघालय हो गया, एक हो गया हमारा आपका त्रिपुरा और नीचे हो गया मिजोरम। इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में भारत के संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तीनों सूचियां यहाँ पे दी गई है, संघ राज्य समवर्ती सूची, यहाँ केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची की बात करेंगे तो यहाँ पे भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। नौवीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है। 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल से संबंधित कानून को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया और नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध इसमें किए गए हैं। तो अनुसूचियों की कुल संख्या वर्तमान में 12 है, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 8 ही थी। अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? हमारे मूल संविधान में 8 थी, बाद में 4 अनुसूचियां ऐड की गई हैं। अब बात करें हम लोग कि भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रारूप है वो अनुसूची 3 में नहीं है, वो अनुसूची 3 में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो कहाँ दिया गया है? तो वो आपका दिया गया है अनुच्छेद 60 में, वो दिया गया है अनुच्छेद 60 में, ये ध्यान रखिएगा। संघ सूची में 97 विषय हैं, वर्तमान में 98 विषय इसमें शामिल है। राज्य सूची में 66 विषय हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा।
8वीं अनुसूची में ध्यान रखते हैं कि 22 भाषाओं का उल्लेख है जो भारत में क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है। मूल रूप से 14 भाषाएं ही इसमें शामिल थी और बाद में 3 संविधान संशोधनों के द्वारा अलग अलग समय पर भाषाओं को शामिल किया गया। 8 भाषाओं को शामिल किया गया। सबसे पहले याद करने का इसे ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, 1971 में सॉरी आपका 1967 में 1967 में 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन। 21 और 71 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 92 मेरा टोटल होता है। तो ये तीनों संविधान संशोधन थे। ये आपका 1992 का हो जाएगा 71वां और 2003 का हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1967, 92 और 2003, 21, 71 और 92। इन तीनों संशोधन अधिनियम के माध्यम से अलग अलग अवसर पर अलग अलग भाषाओं को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन में केवल एक भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। वहीं 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं शामिल थे। तो इस प्रकार कुल 8 भाषाओं को शामिल किया गया। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाग 8 में शामिल नहीं है भाषाओं के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल, भाग बोल रहा हूं सॉरी, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। शासन प्रणाली की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं सीधा बता दूं कि 2 प्रकार की शासन प्रणालियां प्राचीन समय से ही संपूर्ण विश्व में विद्यमान रही हैं। एक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, एक लोकतंत्रात्मक या गणराज्य शासन प्रणाली। यदि हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में दोनों प्रकार की शासन प्रणालियां प्रचलित थी। लोकतंत्रात्मक की बात हो या गणराज्य की बात हो, और दूसरा राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। प्राचीन काल में हम लोग वैशाली बिहार को हम लोग देख चुके हैं। वैशाली में हम लोग लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था देखते हैं और लोकतंत्र प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। मौर्य साम्राज्य ठीक उसके बगल में मगध महाजनपद था जहां पर की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर लोकतंत्र हो या गणराज्यात्मक शासन प्रणाली हो, दोनों प्रचलित है। और वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक रूप की अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान समय में लोकतंत्र का, तो वहां का शासक प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पद योग्यता आधारित होता है और या सत्ता का स्रोत जनता के द्वारा। उदाहरण के लिए हम लोग अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि देश क्या है, गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र है। और वहीं अगर हम लोग चले जाते हैं कि विभिन्न देशों में, तो वहां पर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। जैसे हम लोग ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ का जो राज्य का प्रमुख होगा वह वंशानुगत आधार पर नियुक्त किया जाता है। वहीं हम लोग प्राचीन रूप अगर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को देखते हैं तो अभी वर्तमान समय में जो पश्चिम एशिया के देश हैं वहां आज के दिन में भी आपके जो राजा हैं, जो शासक वर्ग है, वही शासन करते हैं। जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान आदि देशों को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर राजा क्या होता है, शासन करता है और वही शक्ति का स्रोत होता है। लेकिन लोकतंत्र में जनता शक्ति का स्रोत होती है, ध्यान रखना है। अब लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करेंगे तो यहाँ भी 2 भागों में इसे हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक अध्यक्षीय हो गया और दूसरा आपका संसदीय शासन प्रणाली हो जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका प्रमुख उदाहरण यूएसए हो जाता है, जहां का राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, और राज्य का वास्तविक प्रमुख यही राष्ट्रपति होता है। और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपका यूएसए है। संसदीय शासन प्रणाली की बात करेंगे तो राष्ट्राध्यक्ष जो होगा राज्य का प्रमुख होता है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति या राजा राष्ट्राध्यक्ष होता है और राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। वहीं मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो प्रमुख राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। इसीलिए हम लोग इसे प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था के रूप में भी जानते हैं। और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात करेंगे तो ब्रिटेन और भारत इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जहां भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि जो हमारा राष्ट्र प्रमुख है वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। वहीं ब्रिटेन की बात करेंगे तो यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है ये वंशानुगत है, ये ध्यान रखिएगा, और इसीलिए हम लोग इसे गणराज्य नहीं कह सकते। लेकिन भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतंत्र की स्थापना की गई है और साथ ही साथ यह एक गणराज्य भी है भारत। लेकिन ब्रिटेन इस मामले में भारत से अलग है। अब राज्य के महत्वपूर्ण तत्व की बात करेंगे तो 4 तत्वों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। पहला तत्व है कि किसी भी राज्य का एक भूभाग होना चाहिए, उस भूभाग की अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए। अब जनसंख्या जब है तो वहां उसकी अपनी एक संप्रभुता इंटीग्रिटी होगी, ये ध्यान रखिएगा, और उस इंटीग्रिटी और उस जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, उस भूभाग पर शासन करने के लिए एक सरकार की व्यवस्था की जाती है। तो ये सभी जो है सरकार से जाकर के आपस में जुड़ जाएंगे। तो राज्य के इन 4 महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखिएगा। यहाँ पर विभिन्न चीजों को दिया गया है फैक्चुअल रूप में, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम लोगों ने पहले ही देख लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था, और अर्धसंघात्मक राज्य केसी वियर के द्वारा कहा गया। केसी वियर के द्वारा अर्धसंघात्मक राज्य कहा गया है और सहकारी संघवाद कहा गया है जी ऑस्टिन के द्वारा। अब राज्य के प्रतीक चिन्हों को हम लोग देखें तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा झंडा। राजकीय चिन्ह है अशोक का सिंह स्तंभ, और राष्ट्रगान है जन गण मन। तो इसे हम लोगों ने अपनाया कब, इससे भी संबंधित प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की बात करेंगे तो इसका जो निर्माण था पहली बार पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था, और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तो 3:2 में रखी जाती है, और इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया जाता है। बाकी केसरिया, सफेद, हरा, इसका 3 रंग है, बीच में अशोक चक्र का चक्र बना हुआ है, और ध्यान रखिएगा सभी का प्रतीक है अपना अपना। चक्र में कुल 24 तीलियां है, 24 घंटों को बताती है। प्रतीक किसका है, तो न्याय का प्रतीक है। कहां से लिया गया है, तो अशोक के सिंह स्तंभ सारनाथ से इस चक्र को लिया गया है। ब्लू कलर का ये चक्र होता है। राजकीय या चिन्ह की बात करेंगे तो अशोक का सिंह स्तंभ है, सारनाथ से लिया गया है, और अंकित शब्द है यहाँ पर सत्यमेव जयते, जिसे हम लोगों ने मुंडको उपनिषद से लिया है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राजकीय चिन्ह या इसे अपनाया गया, राजकीय चिन्ह को अपनाया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिंगों की संख्या 4 है। जब संसद भवन की स्थापना हो रही है तो यहाँ पर एक चर्चा हो रही थी, हमारा सिंह तुम्हारा सिंह, ये सिंह स्तंभ की बात मैं कर रहा हूं, कि उसमें एक चर्चा चली थी कि हमारा सिंह और तुम्हारा सिंह, दोनों सिंह अलग अलग है। तुम्हारा सिंह ज्यादा मुंह फाड़ रहा है, हमारा वाला कम फाड़ रहा था। तुम्हारा वाला क्रूर लगता है, हमारा वाला सौम्य लगता है। मतलब इस प्रकार की चर्चा चली थी जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। और आई लिटरली आज भी मैं कहता हूँ कि जब भी मुझे हंसने का अगर जगह चाहिए होता है, समय अगर चाहिए मुझे हंसने का, तो मैं न्यूज चैनल खोल करके बैठ जाता हूँ। हंसी मुझे अच्छी लग जाती है, काफी अच्छी हंसी लगती है वहां पे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कोई चैनल नहीं देखता हूँ, कोई न्यूज चैनल में नहीं देखता हूँ, सारे का मैंने स्वतः ही वॉकआउट कर दिया है। आइए, तो नीचे अंकित चिन्ह की बात करेंगे तो दाएं में बैल है, बीच में अशोक चक्र है, बाएं में एक घोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। ये नीचे अंकित चिन्हों में हम लोगों को दिखाई देता है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो इनके द्वारा हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिखा गया है, तथा बोधनी पत्रिका में लिखा गया था सबसे पहली बार, ये ध्यान रखिएगा, वहां से लिया गया है। 52 सेकंड इसे गाने में लगता है, और इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। पहली बार अगर गायन की बात करेंगे तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग देखें तो कि राष्ट्रगान के संक्षिप्त पाठ को गाने या बजाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। संक्षिप्त पाठ की बात हो रही है, संक्षिप्त पाठ को गाने अथवा बजाने में 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। वहीं इसे पूरा का पूरा गाने में 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। अब बात करें राष्ट्रीय दिवस या त्योहार की, तो भारत में 4 राष्ट्रीय दिवस हैं, ये ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, गांधी जी का जन्म हुआ था। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन जो पावर थी, शक्ति थी, वह ब्रिटिश अधिकारियों से या ब्रिटिश सत्ता से भारत को सौंपी गई थी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। 2008 में इसे घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी के रूप में। राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो इसे वंदे मातरम से लिया गया है, जिसके रचयिता क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है।
आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अपनाया गया 1950 ईस्वी में और इसे पहली बार 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत पर है और शक संवत पर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसे अपनाया जाता है। इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया और प्रथम माह था चैत्र और अंतिम माह है फागुन। चैत्र से प्रारंभ होने वाला, फागुन में समाप्त होने वाला। होली टू होली याद रखिएगा, होली टू होली याद रखिएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। होली टू होली ये आप लोग को शक संवत याद रहेगा। होली जो है हमारा कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाते हैं हम लोग तो चैता गाया जाता है, चैता गाया जाता है और कहीं कहीं पे फागुन गाया जाता है या फाग गाया जाता है। तो फागुन महीने में गाया जाने वाला है फाग और चैत मास में हम लोग चैता गाते हैं। तो ये दोनों गायन देखते हैं हम लोग होली के अवसर पर हम लोग के द्वारा गाया जाता है लोक संगीत के अंतर्गत। राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करेंगे तो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया और इस रुपया को अपनाया गया है। और राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद वृक्ष, पीपल वृक्ष मत बोलिएगा, बरगद वृक्ष हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे विविध तथ्यों पर, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है और इनके मुख्यालय ध्यान रखिएगा। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद हमारा दिल्ली में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है और प्रयागराज इलाहाबाद में, हमारा पूर्व नाम इलाहाबाद था। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया तो कुछ एक राज्य जो थे वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज एक चीज बोल करके गए थे कि जो जिनके साथ, जो राज्य या रियासत जिनके साथ शामिल होना चाहते हैं शामिल हो सकते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र रह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 राज्य, एक जम्मू कश्मीर दूसरा हैदराबाद, ये दोनों जो थे ये भारत में मिलना नहीं चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो भारत सरकार के द्वारा जम्मू और कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को विलय करवाया जाता है। महाराजा हरि सिंह थे उस समय, विलय पत्र के द्वारा। हैदराबाद का जो निजाम था ये भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, बोला हम स्वतंत्र रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकी देकर किया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते कि ठहरो तुमको बताते हैं अभी। तब 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई के द्वारा एक पुलिस कार्रवाई की गई। अब ये पुलिस गई थी या भारतीय सेना कहा नहीं जा सकता है। तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को शामिल किया जाता है और इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को शामिल किया जाता है। जूनागढ़ का जो विलय था, जूनागढ़ गुजरात में था, इसका जो शासक था ये मुस्लिम था लेकिन सारी प्रजा हिंदू थी। तो जूनागढ़ का विलय जो था ये भारत सरकार में भारत में जनमत संग्रह के द्वारा करवाया जाता है। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह वहां पे होता है और 20 जनवरी 1949 को सौराष्ट्र में इसका जूनागढ़ का विलय कर दिया जाता है और इसमें भारत सरकार का नियंत्रण था। तो आज का सेशन भारतीय संविधान से संबंधित यहीं पे समाप्त होता है। आने वाले सेशन में हम लोग मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक का तो मूल कर्तव्य, संघ, राज्य आदि जितने ही प्रावधान है वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोग रिवीजन सेशन के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा। आज के इस सेशन से यदि आप लोगों को लाभदायी जानकारी प्राप्त हो रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।